एवरीवन। आज हम लोग डे 2 का क्वेश्चन लेके हम फिर से हाजिर हैं। चलिए शुरू करते हैं डे 2 का क्वेश्चन। पिछले लेक्चर में हम लोग ने व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जाना था। इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आने के बहुत हद तक चांसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंबाइन करके भी क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बेसिकली जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो हमारे 5 तरीके के होते हैं, 5 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, जिसमें से हम पहला पढ़ने जा रहे हैं जो कि है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जब नहीं था उस समय हमारा बेसिकली काम कैसे होता था। उस समय मान के चलिए कि अगर हमारे पास 4 काम है, 1 2 3 4 5 ऐसे काम है हमारे पास। एक ने कहा 2+2 करिए, दूसरे ने कहा कि प्रिंट कराइए, तीसरे ने कहा लैंग्वेज रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई फॉर एग्जाम्पल कुछ भी, चौथे ने फिर से कहा 3+3 करिए, और यहाँ पे फिर हमारा कोई टास्क आया जिसमें हमको कुछ ना कुछ प्रिंट कराना है। मान लीजिए इस तरीके के हमारे टास्क है। तो होता क्या था, अब सीपीयू तो हमारे पास एक ही है। ठीक, तो सबसे पहले 2+2 आया, इसने हमको आउटपुट दे दिया 4। फिर प्रिंट करने के लिए आया, तो यहाँ पे प्रिंट हो गई चीजें। फिर लैंग्वेज आई, लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम, तो यहाँ पे हमारी वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई। फिर 3+3 आई। ठीक, तो हमको आउटपुट यहाँ पे 6 मिल गया। फिर कुछ प्रिंट कराने के लिए आया और हमको प्रिंट करके उसका आउटपुट मिल गया। अब एक चीज सोचिए, आप अपने खुद के वो खुद को रख के सोचिए यहाँ पे कि अगर आपसे कहा जाए, इंस्टेंटली कहा जाए कि भैया आप पहले तो 2+2 करो, है ना, 2+2 करो, और फिर आप तुरंत ही अगला जो आपका टास्क है वो प्रिंट करने का टास्क आ जाए। फिर अगला जो टास्क आ जाए वो आपका लैंग्वेज रिलेटेड टास्क आ जाए। या अगर आप नेचुरल सिनेरियो से देखें हम लोग, तो आप लोग का बेसिकली अभी एग्जाम चल रहा है ना। एग्जाम में अगर आपसे कहा जाए कि पहले दिन हम मैथ्स का फर्स्ट पेपर का पेपर लेंगे, दूसरे दिन हम फिजिक्स का पेपर लेंगे फर्स्ट, तीसरे दिन हम सीएस का पेपर लेंगे फर्स्ट, चौथे दिन फिर से हम मैथ्स का सेकंड पेपर लेंगे, पांचवें दिन हम फिजिक्स का सेकंड पेपर लेंगे, और छठे दिन हम सीएस का सेकंड पेपर लेंगे। अगर ऐसे हम लोग करना चालू कर दें तो सोचिए कितनी प्रॉब्लम हुई कि आपको तुरंत तुरंत अलग अलग चीजों के बीच में स्विच करना पड़ रहा है, अलग अलग सब्जेक्ट्स के बीच में, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के बीच में आपको स्विच करना पड़ रहा है। तो प्रॉब्लम होएगी ना, टाइम वेस्ट होएगा, समझने में टाइम लगेगा, स्विच करने में टाइम लगेगा, है कि नहीं। तो जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कोई नहीं होता था, सीक्वेंशियली हम लोग काम करते थे, एक एक करके एक एक काम कराते थे किसी तरीके से कंप्यूटर से, उस समय ये चीजें फॉलो होती थी। ठीक, अब इन सब चीजों में टाइम जब हमारा लग रहा था तो बेसिकली हुआ क्या कि सबसे पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा बना वो था हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस बैच ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किया, जो कि आपका नॉर्मल एग्जाम का पैटर्न अगर हम लोग लेके चलें तो इसने क्या किया, इसने यहां से फिजिक्स फर्स्ट और सीएस फर्स्ट को हटा के पहले मैथ्स फर्स्ट और फिर मैथ्स सेकंड पेपर कर दिया। ठीक, फिर फिजिक्स 1 फिजिक्स 2 कर दिया, फिर CS1 CS2 कर दिया। ठीक, इसने बैचेस बना दिए, इसने ग्रुपिंग कर दी सेम टाइप की जॉब्स की। ठीक, मैथ्स आपको पढ़ने में एक बार आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो आप आसानी से मैथ्स पढ़ सकते हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आसानी से फिजिक्स आप रेगुलरली पढ़ते चले जाओ, सीएस पढ़ रहे हो तो सीएस रेगुलरली पढ़ते चले जाओ। तो यहाँ पे चीजें आसान हो रही हैं क्योंकि यहाँ पे बैचेस बना दिए जा, बैचेस यानी कि सिमिलर टाइप ऑफ जॉब का कलेक्शन बना दिया जा रहा है। कलेक्शन कर दिया। ठीक, इससे हो क्या रहा है कि कॉन्टेक्स्ट क्योंकि चेंज नहीं हो रहा, सीपीयू को ये नहीं प्रॉब्लम आ रही कि कब मतलब बार बार उसको स्विच नहीं करना पड़ रहा टास्क के बीच में, तो वो चीजों को थोड़ा सा आसानी से हैंडल कर दे रहा है। ठीक, अच्छा, अब ये जो बैचेस हैं, जैसे कि हमने मैथ्स 1 मैथ्स 2 फिजिक्स 1 फिजिक्स 2 CS1 CS2 बनाया, ये बनाता कौन है, ये देखिए यहाँ पे एक ऑपरेटर बैठा हुआ है।
ये ऑपरेटर बैठा हुआ, ये बेसिकली बैचेस बना रहा है ना। तो एक फिजिकल पर्सन जो कि ऑपरेटर है, वो चीजों को, अलग अलग जॉब्स को साथ में ग्रुप करके बैचेस बना देता है। ठीक, ये देखिए यहाँ पे बैचेस बन गए, और इन बैचेस को, अलग अलग बैचेस जो बने हमारे, वो एक साथ एक बैच पूरा डाल दिया गया। तो उससे हुआ क्या कि पहले इंसान मैथ्स का पेपर दे दिया, फिर फिजिक्स का दे दिया, फिर सीएस का दे दिया। इसी तरीके से अगर हम कंप्यूटर की भाषा में समझें, तो हमने पहले क्या किया, सारे मैथमेटिकल टास्क पहले परफॉर्म कर लिए। जैसे कि यहाँ पे हमने 2+2 पहले कर लिया, 3+3 पहले कर लिया, फिर उसके बाद एक बैच ये हो गया B1, फिर उसके बाद लैंग्वेज रिलेटेड टास्क आ गया, ये B2 हो गया, और फिर प्रिंटिंग रिलेटेड टास्क आ गए हमारे, तो ये B3 हो गया, है ना। इसके बैचेस बन गए अलग अलग, और फिर एक एक करके हमने बैच बाय बैच दे दिया सीपीयू को, तो उसने हमको प्रोसेसिंग करके आउटपुट दे दिया। तो ये बेसिकली हमारा फंडा होता था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का। चलिए अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। सिमिलर जॉब्स आर पुट टुगेदर एंड वन रन थ्रू अ कंप्यूटर एज अ ग्रुप। सिमिलर टाइप की जॉब्स का कलेक्शन बना दिया गया और उसको साथ में ग्रुप करके सीपीयू को दे दिया गया प्रोसेसिंग के लिए। ठीक। प्रोग्रामर लीव्स द प्रोग्राम विद द ऑपरेटर। प्रोग्रामर ने जब प्रोग्राम उसको जो चाहिए था, जो भी उसको जैसे टास्क था, जो भी उसको आउटपुट चाहिए था उस टास्क को कैलकुलेट करके, वो चीज उसने ऑपरेटर के पास छोड़ दी। ठीक। ऑपरेटर ने जितने भी सेम तरीके के टास्क है उस हिसाब से उसने बैचेस बना दिए। ठीक। और फिर उसने वो सीपीयू को दे दिया। ऑपरेटर सॉल्व द प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू सिमिलर नीड। ऑपरेटर ने सब बैचेस, सिमिलर नीड के जो बैचेस थे उसको बनाया और उसको सीपीयू को देता चला गया। जॉब्स आर स्टोर्ड इन पंच्ड कार्ड्स। पहले के टाइम पे, जब बहुत पहले की बात है, हमारे जो जॉब्स होते थे या जो भी हमारे टास्क होते थे, जो भी हमारे टास्क हमको परफॉर्म करने रहते थे, उससे रिलेटेड जो हमारे इनपुट्स होते थे, वो सारी चीजें जो हमारी, वो पंच कार्ड में स्टोर होती थी, क्योंकि यही एक हमारा मेमोरी का साधन हुआ करता था जहां पे हम चीजों को स्टोर करते। ठीक। ये पंच कार्ड्स को सॉर्ट कर दिया गया जाता था बैचेस के हिसाब से। ठीक। और उसको एक साथ कंप्यूटर को दे दिया जाता था। इसको अगर हम समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि, मान लीजिए, देखिए ये एक तरीके के पंच कार्ड्स हैं। ठीक है। जिसमें सबसे दो ऊपर के दो जो हैं वो बैच 1 के हैं, नीचे के दो बैच 2 के हैं। इस हिसाब से बैचेस बना दिए गए और ये सारा एक साथ सिस्टम को इंसर्ट कर दिया। ठीक। एक एक करके अब सिस्टम उसके ऊपर काम कर रहा है। तो ये बेसिकली हमारा फंडा होता था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर ही रहे हैं, तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की अब कुछ अच्छी चीजें होंगी, कुछ खराब चीजें होंगी, कुछ एडवांटेजेस होंगे, कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे। ठीक है। होता क्या था कि जब सीक्वेंशियली काम होता था तो एक एक करके हमको सब काम देने पड़ते थे, एक एक टास्क देते जाते थे। तो उसके लिए जो ऑपरेटर था, जो एक फिजिकल पर्सन था, उसका हमेशा रहना वहां पे, ऑल द टाइम उसका वहां पे प्रेजेंट होना नेसेसरी होता था। किसका? ऑपरेटर का, है ना। लेकिन जब हमारा ये बैच प्रोसेसिंग आई तो उसने क्या किया, उसने सिंपली सारे जब टास्क को ग्रुप कर दिया, उसने एक तो पंच कार्ड्स में उसको स्टोर करके साथ में लगा के उस कंप्यूटर को दे दिया। तो उससे हुआ क्या कि हमारा उसका काम जो था, उसने क्योंकि एक बार लगा के दे दिया तो उसका काम आसान हो गया, वो चला गया घर। तो उसका काम थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। जॉब्स विच टेक्स लॉन्गर टाइम कैन बी परफॉर्म इन द एब्सेंस ऑफ ह्यूमन, क्योंकि कुछ टास्क हमारे बहुत लेंदी होते थे। तो है ना। तो उससे होता क्या था, कुछ टास्क जो हमारे लेंदी होते थे, तो वो बेसिकली ह्यूमन वहां बैठ के फ्रस्ट्रेट होता रहता, तो उसको किसी और टास्क में लगाने, वो बैठा ही है, कुछ कर नहीं रहा है, तो उससे कहीं और यूज कर लिया जाए, हम लोग ने ये सोचा। तो इसी कारण से एक तो बैचेस बना दिए गए, एक साथ उस बैच को, जो भी कलेक्शन ऑफ बैचेस थे हमारे, एक बैच के अंदर नंबर ऑफ जॉब्स थी सिमिलर टाइप की, साथ में इंसर्ट कर दिया गया कंप्यूटर में। कंप्यूटर एक एक करके उसको प्रोसेस कर रहा है। अब वहां पे ऑपरेटर की, यानी कि किसी ह्यूमन बीइंग की जरूरत नहीं। ठीक। तो ये हमारा, हमको थोड़ा सा ह्यूमन बीइंग को आसानी प्रोवाइड कर देता था। टाइम ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ द सिस्टम प्रोग्राम इज सेव्ड एज देयर आर सेम टाइप्स ऑफ जॉब।
अब जॉब जो पहले भी होती थी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की, क्योंकि मेमोरी तो हमारी पंच कार्ड के रूप में थी, तो बार बार हमको एक एक पंच कार्ड वहां पे लोड करना पड़ता था, एक एक करके, क्योंकि अलग अलग रिलेटेड थे वो। एक कोई मैथ्स रिलेटेड था, एक इंग्लिश रिलेटेड था, एक हमारा कुछ प्रिंटिंग टास्क रिलेटेड था, तो उसको अलग अलग करके हमको भेजना पड़ता था। लेकिन जब बैच प्रोसेसिंग आई, तो बैच प्रोसेसिंग में हमने सारे मैथ्स वाले को साथ में, सारे इंग्लिश वाले को साथ में, सारे प्रिंटिंग वाले को साथ में ग्रुप करके हमने कंप्यूटर को दे दिया। तो वहां पे बार बार जो एक एक करके हम चीजें कर रहे थे, वो चीज वहां पे अवॉइड हो गई, हम साथ में सारी चीजें दे देते, तो उससे भी हमारा टाइम सेव हो गया। ठीक है, लेकिन अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे। क्योंकि अब हुआ क्या कि जब हमने सारे टास्क को, सारे पंच कार्ड को एक साथ डाल दिया, तो कंप्यूटर अपना प्रोसेसिंग कर रहा है। ठीक, ह्यूमन बीइंग जो था वो कुछ ज्यादा ही आराम के मूड में चला गया, वो घर ही चला गया टोटली, वो दोबारा आ ही नहीं रहा, है ना। तो उससे हुआ क्या कि जो ह्यूमन बीइंग और कंप्यूटर के बीच का इंटरेक्शन था, वो थोड़ा कम हो गया। ठीक, तो एफिशिएंसी वहां पे कम हो गई। क्यों कम हो गई? इसलिए कम हो गई क्योंकि जो हमारा बैच प्रोसेसिंग सिस्टम था, वो सीक्वेंशियली काम करता था। ठीक, और इसमें ये था फंडा कि जब तक आपकी एक जॉब कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक ये नेक्स्ट जॉब में जाता नहीं, नेक्स्ट पे जाता ही नहीं। और मान लीजिए अगर कहीं कोई प्रोग्राम में एरर आ गया, तो ये वहीं का वहीं रुका रह जाएगा, और ह्यूमन बीइंग घर पे सो रहा, तो हमारा कितना टाइम वेस्ट हो गया सोचिए। जब ह्यूमन बीइंग आएगा, उस एरर को सॉल्व करेगा, तो फिर वो जॉब आगे बढ़ेगी। तो इस कारण से क्या हुआ, हमारी एफिशिएंसी घट गई। ठीक, तो ये हमारा एक डिसएडवांटेज था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि एक जॉब के कारण बाकी सारी जॉब जो उसके आगे लगी थी, वो रुक जाती थी, क्योंकि उस जॉब में एरर आ जाता था, है ना। तो अब इसी को अवॉइड करने के लिए हमारा बनाया गया मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, अब नाम से थोड़ा सा अगर हम समझे, तो यहां पे क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग, यानी कि एक साथ हमारे मल्टीपल प्रोग्राम्स, यानी कि प्रोग्राम हम क्यों बनाते हैं, ताकि वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि यूजर द्वारा दिए जाते हैं। तो मल्टीपल प्रोग्राम्स का ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक साथ मल्टीपल प्रोग्राम पे काम करता है, वो हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए, जब भी कोई चीज पुराने में कोई खामियां आती थी, तो उसी को ओवरकम करने के लिए हम लोग नेक्स्ट अगला चीज बनाते, है ना। तो पिछले वाले में खामी क्या थी, कि अगर एक जॉब में एरर आया, तो नेक्स्ट पे हम नहीं जाएंगे, नेक्स्ट जॉब पे हम नहीं जाएंगे, वहीं पे रुक जाएंगे, है ना। लेकिन ये गलत बात है ना, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ऐसे एफिशिएंसी कंप्यूटर की कम होती चली जा रही है। तो इस एरर को सॉल्व करने के लिए बेसिकली हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बना। ठीक, अब मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता था, फॉर एग्जाम्पल इसके पास कुछ टास्क है, P1, P2, P3, P4, P5, 5 टास्क है, हमने मान लिया। ठीक है। अब एक चीज आपको और मैं बता दूं थोड़ा सा, कि जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, या जो भी हमारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, तो इन सब को जब हम चाहते हैं कि वो हमारे रनिंग स्टेट में आए, या सीपीयू उनको रन कराए, तो सबसे पहले हमें उनको रैम में लेके आना होता है, यानी मेमोरी में लेके आना होता है। इनिशियली ये सारी चीजें हमारी हार्ड डिस्क में, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होती हैं। ठीक, तो अब देखिए हुआ क्या कि हमने कहा कि भैया हमारे पास 5 टास्क हैं, आप 5 टास्क परफॉर्म करो। ठीक, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में मान लीजिए अगर P2 में एरर आ जाता था, तो P3, P4, P5 पे हम नहीं जाते थे। अब देखिए मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है। ठीक, स्टार्टिंग स्टेज पे हम लोग सिलेक्ट करते हैं कि हमको कितनी जॉब्स अपनी मेमोरी में लेके जानी है, क्योंकि सीपीयू जो हमारा है वो मेमोरी रैम से कांटेक्ट करता है और वहां से चीजों को प्रोसेस करता है। ठीक, तो बाय डिफॉल्ट हमने कहा कि हमने ये 5 जॉब मेमोरी में लेके आए, यानी कि रेडी स्टेट में लेके आए। रेडी स्टेट यानी कि ये जॉब्स हमारी सीपीयू को एलोकेट होने के लिए रेडी हैं, यानी कि सीपीयू इन पे काम कर सकता है। चलिए ठीक है, मान लिया। अब ये जो पांचों जॉब्स थी, ये हमारी रेडी स्टेट में आ गई। P1 सबसे पहले सीपीयू जो यहाँ पे रनिंग स्टेट में बैठा हुआ है, सीपीयू ने कहा भैया एक जॉब दो, तो अब एक जॉब हमको यहाँ पे P1 नाम की सीपीयू को मिल गई। और P1, और जब तक यहाँ पे P2, P3, P4 जो बाकी बची जॉब्स हैं, वो हमारी
यहाँ पे रेडी स्टेट में वेट कर रही हैं। जब P2 का P1 का काम खत्म हो जाएगा तो P2 P3 P4 P5 उसको मिलते चले जाएंगे। ठीक है, अब P1 का काम खत्म हुआ, P1 टर्मिनेट हो गया, अगली बारी आई, तो अब P2 यहां से हट के P2 पहुंच गया सीपीयू के पास यानी कि रनिंग स्टेट में। ठीक, अब हुआ क्या यहाँ पे कि P2 में आ गया एरर। तो बैच प्रोसेसिंग सिस्टम जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा था वो यहाँ पे रुक जाता। लेकिन मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या किया गया, मल्टी प्रोग्रामिंग कहा कि क्योंकि इसमें एरर आ रहा है P2 में, तो P2 को आप यहां से भेज दो वेट में कि भैया P2 वेट करे, P2 का जब एरर सॉल्व होगा ह्यूमन बींग आके करेगा तो फिर हम उसको दोबारा से देख लेंगे, तब तक P3 को लेके आओ। P3 ने अपना काम खत्म किया, P3 टर्मिनेट हुआ, काम खत्म। P4 काम खत्म किया, P4 काम टर्मिनेट हुआ, खत्म। P5 का काम खत्म। तो जो बेसिक हमारी प्रॉब्लम थी कि एक जॉब नहीं काम करने के कारण पीछे की जॉब्स रुक जा रही थी, वो हमारी यहाँ पे सॉल्व हो गई। ठीक, होपफुली आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, है ना। तो ये बेसिकली हमारा फंडा था मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। थोड़ा सा हम इसको यहाँ पे पढ़ लेते हैं। इट हैज वन सीपीयू, इसके पास एक ही सीपीयू होता है, जैसे कि जो कि रनिंग स्टेट पे है। ठीक, सेवरल जॉब्स आर पुट इनटू द मेमोरी, जैसा कि मैंने कहा कि P1 P2 P3 P4 P5 जो भी थी वो सारी हमारी मेमोरी में आई, यानी कि वो रेडी स्टेट में है। ये सारी चीजें यहाँ पे जो भी काम हो रहा है ये हमारा मेमोरी वाला काम। ठीक, एंड सीपीयू सिलेक्ट्स अ जॉब एंड स्टार्ट्स एग्जीक्यूटिंग इट, जैसे कि मैंने कहा था कि रेडी में आती है हमारी जॉब P1 P2 P3 P4। इनमें से कोई भी जॉब में से सीपीयू एक जॉब सिलेक्ट करता है, उसके ऊपर काम चालू कर देता है। ठीक, अब अगला जो हमारा पॉइंट है वो ये कहता है कि when the job needs to wait for the IO operation, then CPU switches to another job and start executing it। अब देखिए यहाँ पे एक चीज तो यहाँ पे लिखी है IO ऑपरेशन, इसी के साथ एक कोई एरर सिचुएशन भी हो सकती है, जैसे कि मैंने एरर सिचुएशन एक्सप्लेन कर दिया आपको, है ना। होता क्या है, आप लोग भी प्रोग्रामिंग करते हो, कभी कभी आप यूजर से इनपुट लेते हो प्रोग्राम, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल P2 वाला जो हमारा प्रोग्राम था वो कुछ यूजर से इनपुट ले रहा था। अब यूजर इनपुट नहीं दे रहा है, तो यूजर इनपुट नहीं दे रहा तो बाकी की जो P3 P4 P5 हमारे टास्क थे वो तो रुके हुए हैं ना कि P2 जल्दी से खत्म हो। तो वो भी एक तरीके का हमारी गलत बात है, यूजर इनपुट नहीं दे, है ना। तो P2 भी हमारा जब भी हम इनपुट वगैरह लेते हैं तो P2 भी हमारा वेट स्टेट पे चला जाता है और P3 P4 हमारा कंप्लीट होकर टर्मिनेट हो जाए। जब P2 को इनपुट दिया जाएगा तो दोबारा से वो रेडी स्टेट में आ जाएगा और फिर दोबारा से उसको सीपीयू काम करके दे देगा, प्रोसेस करके दे देगा। ठीक है, तो ये हमारा होता था बेसिकली बैच मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। सीपीयूज आइडल टाइम इज लेस, इट इज हाईली यूटिलाइज्ड एंड ऑलवेज बिजी, है ना। हमारा जब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम को बनाया क्यों, ह्यूमन बींग्स के साथ एक प्रॉब्लम थी कि ह्यूमन बींग्स जब काम करते थे तो वो बहुत जल्दी टायर्ड हो जाते थे, यानी कि वो थक जाते थे। ठीक, तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम बनाने का मतलब ही यही था, हम चाहते ही यही थे कि कंप्यूटर सिस्टम हम एक ऐसा सिस्टम बनाए जो कि कभी टायर्ड ना हो, है ना, जो कभी थके ना, नॉट गेट टायर्ड। ठीक, तो आइडल टाइम यानी कि खाली समय, है ना, खाली समय। तो हम ये चाहते हैं कि क्योंकि ह्यूमन बीइंग थक जाता है, उसको वो थोड़ा आराम करने चला जाता है, यानी कि वो खाली समय बिताने लगता है। और यही चीज हमको अवॉइड करनी थी अपने कंप्यूटर सिस्टम में कि भैया हमारा कंप्यूटर सिस्टम क्योंकि थकता नहीं है तो उसको खाली मत छोड़ो, उससे हमेशा काम करवाते रहो, है ना, उसको कभी रोको मत। तो जो हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था, इसमें आइडल टाइम यानी सीपीयू खाली बैठने का जो समय था वो बहुत कम था और हमेशा इससे कोई ना कोई काम करवाया जा सकता था, हम लोग करवाते ही थे, है ना। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में जहां एरर आ जाता था वहां सीपीयू आराम करने लग जाता था, रुक जाता था, उसको लगा एरर आ गया, भैया अब चलो आराम करते हैं, है ना। अब ह्यूमन बींग जब आएगा तब तक हम आराम से सोते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ सीपीयू फंस गया, यहाँ सीपीयू फंस गया क्योंकि अब यहाँ पे क्या आ गया कि एक जॉब अगर रुक जाती है तो उसको हम वेट स्टेट में भेज देते हैं और उसको काम करते रहना पड़ता है ना। तो ये हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग की ऑपरेटिंग सिस्टम था। यहाँ पे इसके एडवांटेज क्या थे कि सीपीयू हाईली यूटिलाइज था, हाईली यूटिलाइज होने के कारण हमको चीजें बहुत जल्दी फास्टर आउटपुट्स मिलते थे। थ्रूपुट ज्यादा था, थ्रूपुट यानी कि कितने समय के अंदर कितने टास्क हमको सीपीयू प्रोवाइड एग्जीक्यूट करा के दे रहा है।
तो क्योंकि यहाँ पे कुछ रुकता नहीं था, वो काम करता चला जाता था, तो हमको ज्यादा आउटपुट्स मिलते थे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम में, अगर हम मेजर करें तो, एज कम्पेयर टू बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक। इट हैज शॉर्टर रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है? जब आपको कोई रिस्पॉन्स देना चालू करे। ठीक। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं तो ये एक ह्यूमन बीइंग है ना, ये हॉस्पिटल गया, है ना, और हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, ठीक, उनमें से एक ये भी है। तो कितना टाइम इस ह्यूमन बीइंग को डॉक्टर से मिलने में लग रहा है, वो इसका रिस्पॉन्स टाइम। ठीक, क्योंकि वो गया किस काम से? डॉक्टर को दिखाने गया है ना हॉस्पिटल। तो जब वो हॉस्पिटल पहुंचा और डॉक्टर के पास जब वो जाके बैठा, उसके बीच का जो समय है वो रिस्पॉन्स टाइम। वैसे ही अगर हम यहां पे देखें तो यहां पे टास्क कब आए और कब उनको सीपीयू मिला, ये हमारा रिस्पॉन्स टाइम बताता है। ठीक। तो बेसिकली मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता था कि क्योंकि जब हमने कहा कि अगर कोई टास्क में एरर आ जाता है तो उसको हम वेट स्टेट में भेज देते हैं रनिंग से होते हुए, है ना। तो P3 जो हमारा था उसको बहुत ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा, तो उसका रिस्पॉन्स टाइम हमारा कम है, यानी कि जल्दी प्रोसेसर उसको रिस्पॉन्स दे रहा है। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्स टाइम हमें अब कम हुआ करता था। इसके बाद वेटिंग टाइम, यानी कि टोटल टाइम में से अगर हम देखें तो ज्यादा देर हमको वेट नहीं करना पड़ता था काम के लिए। हमारा काम जल्दी से पूरा काम की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे तो केवल हमको प्रोसेसर मिलने की बात हो रही है ना, प्रोसेसर कब हमको एलोकेट हुआ। यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं तो हमको टोटल अपना जॉब कंप्लीट करके निकलने में कितना हमारा टाइम वेस्ट हुआ, एक तरीके से कितना हमारा टाइम लगा ज्यादा, वो हमारा वेटिंग टाइम बताता है। तो क्योंकि हमको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ रहा किसी और प्रोग्राम के या किसी और प्रोसेस के कारण, हमको वेट नहीं करना पड़ रहा है ज्यादा, तो वो उसके कारण से हमारा होता क्या था कि हमारा वेटिंग टाइम कम हुआ करता था मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक। अब इसका डिसएडवांटेजेस क्या था कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ज्यादा। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग से यहां पे हमारा मतलब ये है कि जब हमारा एक प्रोसेस, देखिए यहां पे होता क्या है कि ये वाला हमारा प्रोसेस है, अभी ये रेडी स्टेट में है, और जब इसकी स्टेट चेंज हो जाए, ठीक, जैसे P1 हमारा यहां से उसको सीपीयू एलोकेट हुआ, तो ये हमारा रनिंग स्टेट में आ गया। अब यहां पे आप देखिए कि हमारा जब हमारा P1 खत्म हुआ तो P2 आया, यानी कि एक बार हमारे सीपीयू की कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। P1 खत्म हुआ, P2 आया, ठीक, तो एक बार कॉन्टेक्स्ट स्विच हुआ। अब मान लीजिए P2 में हमारा एरर आ गया। ठीक। P2 में जब हमारा एरर आया तो वो हमारा वेटिंग स्टेट में चला गया। ठीक। फिर P3 को हमने दे दिया, तो P3 हमारा यहां आ गया, यानी P2 से P3 गए तो दूसरी बार कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुई। ठीक। और P2 हमारा वेटिंग स्टेट में आ गया। ठीक। अब P2 हमारा दोबारा से रनिंग स्टेट में जाएगा और P3 का काम होके, P1 P3 का काम होके फॉर एग्जाम्पल यहां से खत्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल अब इसके बाद कोई ना कोई P4 आ गया। अब P4 का काम खत्म हुआ, P4 का काम भी यहां से निकला और P2 दोबारा से आया। अब फॉर एग्जाम्पल P2 का दोबारा से कोई ना कोई एरर आ गया तो P2 दोबारा इधर आ गया। इसी तरीके से P5 का भी काम होके गया तो फिर P2 आया, है ना। तो अब देखिए कितनी बार यहाँ पे 5 से 6 बार कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती चली जा रही। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग यानी कि सीपीयू से हमारा कितनी बार प्रोसेस चेंजिंग हो रही है ना, कितनी बार सीपीयू हमारे दूसरे प्रोसेस, एक प्रोसेस को कंप्लीट करके या वेटिंग में भेज के दूसरे प्रोसेस को एलोकेट हो रहा है, वो एक तरीके से कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है। तो बार बार यहाँ पे चीजों के प्रोसेसेस की कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कोई एक प्रोसेस हमारा उसमें एरर आ रहा हो या बार बार इनपुट लेना हो, या फिर एक एरर आ रहा हो या इनपुट लेना हो, बेसिकली वही चीज। तो होता क्या है, बार बार कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती चली जाती है। अब देखिए खुद ही सोचिए कि P2 में 4 बार अगर एरर आ रहा है तो, और 4 टास्क हमारे पास हैं या 5 टास्क हमारे पास है, तो 9 बार कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुई। अब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होने का मतलब यह है कि एक प्रोसेस जब हमारा दूसरे प्रोसेस पे स्विच हो रहा है, तो अब एक प्रोसेस यहां से गया, यहां से, और दूसरा आया, तो उसमें कुछ ना कुछ टाइम लगेगा ना। तो बार बार जब चीजें स्विच होंगी तो उसमें थोड़ा सा टाइम वेस्ट तो होगा। तो यहाँ पे हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती थी, जिससे कि हमारा थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट होता था। अब हमने कहा था शुरुआत में ही कि जब भी हम अपने प्रोसेसेस को, फॉर एग्जांपल 5-6 प्रोसेस जो भी हमारे जिनको हमको काम करवाना है,
वो हार्ड डिस्क में स्टोर होते हैं, और अगर सीपीयू से उन पे काम करवाना है तो सबसे पहले हमको उनको रैम में लेके आना होता है, यानी मेमोरी में लेके आना पड़ता है। ठीक। तो मेमोरी में लेके आना है, और मेमोरी में अगर हमारे इतने सारे प्रोसेसेस आ रहे हैं तो हमको मेमोरी मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, है ना। ये बहुत सारी चीजें अब हमारी मेमोरी में आ रही है, मेमोरी हमारे पास लिमिटेड है, तो उसको मैनेज अच्छे से करना पड़ेगा, तो इसलिए मेमोरी मैनेजमेंट भी यहाँ पे ज्यादा होता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स इंप्लीमेंटेशन इज नॉट इजी। शेड्यूलिंग एल्गोरिदम यानी कि कब किस प्रोसेस को सीपीयू मिल रहा है, कितनी देर के लिए मिल रहा है, किसी एक प्रोसेस को बहुत ज्यादा देर के लिए तो नहीं मिल जा रहा है, एक को बहुत कम देर के लिए तो नहीं मिल रहा है, ये सब चीजें हमारी शेड्यूलिंग में आती हैं। और सीपीयू शेड्यूलिंग की जो एल्गोरिदम्स हैं वो थोड़ी डिफिकल्ट होती हैं, थोड़ा सा समझने के लिए और इम्प्लीमेंट कराने के लिए, जो कि हम मल्टी प्रोग्रामिंग में करते हैं। तो वो भी एक केस होता है जो कि इसका डिसएडवांटेज है कारण में। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आता है हमारा मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। मल्टी प्रोग्रामिंग से अब हम आ गए मल्टी प्रोसेसिंग पे। मल्टी प्रोग्रामिंग में हमारा क्या था कि वहां पे केवल एक ही सीपीयू हुआ करता था, एक ही प्रोसेसर हुआ करता था। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की, यानी कि प्रोसेसिंग यहां पे देखिए और मल्टी लिखा हुआ है, मल्टी प्रोसेसिंग है, यानी कि अब यहां पे दो या दो से ज्यादा सीपीयू की बात हो रही है, दो या दो से ज्यादा की। ठीक है, तो जब भी हम एक से ज्यादा प्रोसेसर की बात करते हैं तो हमारा मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है। अब होता क्या है, यहाँ पे मल्टीपल जॉब्स विल बी अलॉटेड टू मल्टीपल सीपीयू। अब एक से ज्यादा सीपीयू है, जब एक से ज्यादा सीपीयू है तो हमारा अगर हमारे पास तीन प्रोसेसर्स हैं तो वो तीन अलग अलग सीपीयू को एलोकेट किए जा सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये ज्यादा, मतलब कि ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। मल्टी प्रोग्रामिंग में क्योंकि एक ही होता था तो वो थोड़ा सा धीमा होता था, मल्टी प्रोसेसिंग में कई सारे सीपीयू आ गए तो वो थोड़ा सा फास्टर हो गया। लेकिन सीपीयू क्योंकि महंगे होते हैं तो मल्टी प्रोसेसिंग थोड़े सिस्टम जो हमारे होते हैं वो थोड़े महंगे होते हैं। ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, ये सबसे ज्यादा एफिशिएंट होता है क्योंकि सीपीयू ही बहुत ज्यादा होते हैं। इट्स थ्रूपुट इज हायर देन मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जितना एक तो हमारा सीपीयू दे रहा था एक टाइम पे, क्योंकि मल्टी प्रोग्रामिंग में एक ही सीपीयू चल रहा था तो वो एक ही जॉब को हमको कंप्लीट करके देगा। लेकिन यहाँ पे एक साथ तीन चल रहे हैं तो ये एक साथ तीन जॉब को हमको देंगे कंप्लीट करके उतने ही टाइम में जितने टाइम में ये एक दे रहा था। तो ये ज्यादा एफिशिएंट हो गया, है ना। इसका थ्रूपुट भी ज्यादा हो गया, यानी कि ये उतने ही समय में ज्यादा हमको आउटपुट दे रहा है। मोर रिलायबल, ज्यादा रिलायबल होता है, रिलायबल मतलब भरोसेमंद होता है। ठीक, भरोसेमंद यानी कि मान लो हमारे पास तीन सीपीयू हैं, तीनों में से अगर कोई मान लीजिए एक काम नहीं भी कर रहा है तो बाकी दो तो हैं हमारे लिए, बाकी दो काम करके देंगे। तो थोड़ा सा भरोसेमंद यहाँ पे चीजें ज्यादा हो जाती हैं। ईच सीपीयू कैन बी यूज एज अ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग में हमको फैसिलिटी क्या मिली थी कि मान लीजिए कोई टास्क में अगर एरर वगैरह आता है तो हमको मतलब कि हम दूसरे टास्क पे स्विच कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे अगर हमारे पास कई सारे सीपीयू हैं तो हम उन सब में भी मल्टी प्रोग्रामिंग लगा सके, मल्टी प्रोग्रामिंग लगा के अपनी चीजों को और फास्ट कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। अब आते हैं इसके डिसएडवांटेजेस पे। अब क्योंकि आपने जाना था, हम पिछली क्लास उसमें बताए थे मल्टी प्रोग्रामिंग में कि उसमें हमारे मेमोरी मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक, क्योंकि एक साथ हमारे एक सीपीयू अगर हमारे पास है फॉर एग्जांपल मान के चलिए, और उसमें एक साथ पांच जॉब आ सकती है। मेमोरी तो एक ही है ना, यहाँ पे एक ही रैम है ना। उतनी ही रैम में हमारा एक सीपीयू पांच जॉब लेके आया। अगर सीपीयू अगर हम बढ़ा दें यहाँ पे तीन सीपीयू कर दें, है ना, तो तीन सीपीयू 15 जॉब लेके आएगा। ठीक, तीन सीपीयू 15 जॉब लेके आएगा। अब इस 15 जॉब के लिए हमारे पास मेमोरी तो एक ही, रैम तो उतनी ही है ना। तो थोड़ा सा मेमोरी ज्यादा चाहिए पड़ेगी हमको एज कंपेयर टू मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये था हमारा मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम आते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज आल्सो नोन एज टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको हम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। ठीक,
इट इज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक तरीके का मॉडिफाइड वर्जन है किसका? मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं उसके बारे में हम लोग समझते हैं। जैसे आप मल्टीटास्किंग की बात करते हैं तो मल्टीटास्किंग इंसान क्या होता है? जो एक साथ कई सारे काम कर सके, है ना। एक साथ पढ़ रहा है, एक साथ आईपीएल देख रहा है, उसके अलावा और भी कुछ पीपीटी बना रहा है, पढ़ा रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें एक साथ जो इंसान कर रहा है वो एक तरीके से मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना। मल्टीटास्किंग पर्सन होता है। कंप्यूटर जब मल्टीटास्किंग करता है तो उसको मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, है ना। तो इन दिस सीपीयू इज अलॉटेड टू अ प्रोसेस फॉर अ फिक्स्ड टाइम and after that context switches to the next process, context switches to the next process। ठीक है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जब हमारा सीपीयू के पास फॉर एग्जांपल 5 प्रोसेस है या 3 ही मान लेते हैं, ठीक। तो होता क्या था कभी कभी कि P1 को ज्यादा टाइम मिल गया, फॉर एग्जांपल 15 मिनट मिल गया, P2 को 2 ही मिनट मिला, और P3 को फिर से 10 मिनट मिल गया। तो ये तो गलत बात है ना। हम P1 को ज्यादा टाइम दे रहे हैं, P2 को सबसे कम टाइम दे रहे हैं, तो यहाँ पार्शियलिटी हो रही है ना। तो ये गलत बात है। तो इस गलत बात को अवॉइड करने के लिए किया क्या गया कि हमारे एक सिस्टम ऐसा डेवलप किया गया कि कहा कि भैया हम 1 मिनट इसको देंगे, 1 मिनट इसको देंगे, 1 मिनट इसको देंगे, ठीक। फिर उसके बाद फिर से 1 मिनट इसको देंगे, फिर 1 मिनट इसको देंगे, फिर 1 मिनट इसको देंगे। मान लीजिए P1 को खत्म होने के लिए 5 मिनट चाहिए, P2 को खत्म होने के लिए 3 मिनट चाहिए, और P3 को खत्म होने के लिए 2 ही मिनट चाहिए, ठीक। तो अब जैसे ही हमने ऐसे काम किया तो P3 का काम खत्म हो गया, 2 मिनट उसको मिल गए, तो P3 के यहां से हट जाएगा, है ना। और P3 ये भी नहीं कहेगा कि भैया हमको 8 मिनट तक इंतजार करा, है ना। P3 का काम अपना जल्दी खत्म हो गया, वो निकल गया। अब इसके बाद P1 को फिर 1 मिनट दिया गया, P2 को फिर 1 मिनट दिया गया। जैसे ही P2 को 1 मिनट दिया गया, P2 का भी काम खत्म हो गया। और P2 भी ये नहीं कह रहा है कि भैया हमको भी इतना 5 मिनट तक इंतजार कराया गया P1 के कारण, है ना। जल्दी जल्दी काम खत्म होकर निकलता जा रहा है और इक्वली टाइम दे दिया जा रहा है सबको। तो यहाँ पे तीनों काम को मल्टीटास्किंग हो रही है। अब जैसे कि अगर रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो आप एक साथ फॉर एग्जांपल म्यूजिक सुन रहे हो और एक साथ आप पीपीटी भी बना रहे हो। प्रोसेसिंग तो दोनों में हो रही है, म्यूजिक भी सुनाई दे रहा है तो प्रोसेसिंग के बाद ही सुनाई दे रहा है, पीपीटी भी चल रहा है, और सीपीयू तो आपके पास एक ही है ना। सीपीयू तो एक ही है। तो एक साथ ये दो काम कैसे कर रहा है? तो ये एक साथ दो काम नहीं कर रहा। सीपीयू करता क्या है, जैसे म्यूजिक है तो वो अगले 15-20 सेकंड का म्यूजिक वो साथ में प्रोसेस कर देता है, और जब तक आपका म्यूजिक चल रहा है तब तक वो आपका 15-20 सेकंड का जो आपका पीपीटी का काम है वो कर देता है। मान लीजिए 15-15, ठीक। फिर अगली बार फिर 15 सेकंड का वो सॉन्ग को प्रोसेस कर देगा, फिर अगली बार 15 सेकंड का पीपीटी का काम कर देगा। तो आपको ये लगेगा कि हमारा एक साथ दो दो काम हो रहे हैं, लेकिन ऐसे होते नहीं है। एक सीपीयू एक बार में एक ही काम कर सकता है ना। वो टाइम शेयरिंग कर रहा है। वो एक मतलब कि 15 सेकंड का उसका कर दिया, 15 सेकंड का इसका कर दिया, तो वो हम लोग को फील नहीं होता। ठीक है। तो ये हमारा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्किंग का फंडा होता है। ठीक। चलिए आगे चलते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है? इसका भी रिस्पॉन्स टाइम बहुत शॉर्ट होता है, क्योंकि जैसे कि अभी हमने बताया कि तुरंत ही P1 का जैसे 5 सेकंड चाहिए था, इसको 3, इसको 2, तो कायदे में तो P2 को 5 सेकंड बाद ही मिलना चाहिए, लेकिन इसको एक ही सेकंड बाद मिल गया रिस्पॉन्स, है ना। तो रिस्पॉन्स टाइम छोटा होगा। गुड सीपीयू यूटिलाइजेशन, सीपीयू हमेशा यूटिलाइज हो रहा है, वो खाली नहीं बैठ रहा, क्योंकि पहले P1 हुआ, P2 हुआ, P3 हुआ, फिर P1 P2 P3, ऐसे करके वो बार बार उसके पास कोई ना कोई प्रोसेस वो खाली नहीं बैठा। इट मिनिमाइजेस द आइडल टाइम ऑफ द सीपीयू, सीपीयू यूटिलाइजेशन ज्यादा हो रहा है तो खाली समय सीपीयू के पास कम बच रहा है, एज सिंपल, है ना। तो उसका यूटिलाइजेशन बढ़ जा रहा है। डिसएडवांटेजेस क्या है? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ज्यादा हो रही है, ठीक। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो हो रही है वो ज्यादा हो रही है, क्योंकि क्यों ज्यादा हो रही है खुद ही समझ लीजिए आप। पिछली बार मैंने समझाया था, अगर P1 1 सेकंड दिया गया तो फिर कॉन्टेक्स्ट स्विच करके हम P2 पे, फिर कॉन्टेक्स्ट स्विच करके P3 पे आए, फिर 1 सेकंड बाद फिर कॉन्टेक्स्ट स्विच करें, फिर कॉन्टेक्स्ट स्विच करें, फिर कॉन्टेक्स्ट स्विच करें, तो बार बार कॉन्टेक्स्ट स्विच करना है हमें, है ना। तो कॉन्टेक्स्ट स्विच जब बार बार कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम वेस्ट वहां पे हो रहा है। तो एक प्रॉब्लम, डिसएडवांटेज यहाँ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का होता है।
ठीक, इट कैन नॉट बी इंप्लीमेंटेड ऑन अ वेरी स्लो प्रोसेसर। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम धीमे प्रोसेसर्स के ऊपर काम नहीं कर सकता, क्योंकि थोड़ा टाइम तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में ही निकल जाता है। ठीक, थोड़ा टाइम अगर वो मतलब कि मान लीजिए अगर वो थोड़े थोड़े काम को करेगा, फॉर एग्जांपल म्यूजिक है, अगर वो 2 सेकंड का म्यूजिक लोड करेगा और 2 सेकंड का पीपीटी करेगा, तो फिर उसको बार बार कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में थोड़ा टाइम लग गया, तो वहां पे हमारा डिले होने लग जाएंगी चीजें, यानी कि फंसने लग जाएगा जो हमारा करना है, और हमारा वर्क यानी कि कंप्यूटर हैंग करने लग जाएगा। तो इस कारण से सीपीयू जो फास्टर होते हैं, जो तेज सीपीयू होते हैं, उन्हीं के ऊपर हमारे मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर सकते हैं। अगला है हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि रियल टाइम में काम करे, जैसे कि आप लोग लाइव मैच देख रहे हो, रियल टाइम में ट्रेन की लाइव ट्रैकिंग कर रहे हो, तुरंत तुरंत आपको पता चल रहा है कि ट्रेन कहां पहुंची, मैच में आपका स्कोर कितना हुआ आपको तुरंत पता चल रहा है, आईपीएल चल रहा है, आईपीएल में क्या स्कोर हो रहा है तुरंत पता चल रहा है ना। तो ये इस तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम जो बनाए जाते हैं, जो कि तुरंत के तुरंत काम करके हमको देते हैं, प्रोसेसिंग करके हमको देते हैं, वो हमारे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। In this, each task perform their function within a prescribed deadline and failure to this may cause severe consequences. इसके फेलियर से हमको सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ सकते हैं। ठीक, जैसे कि ये एक ट्रैक है, इस ट्रैक पे एक ट्रेन आ रही है। ठीक, ट्रेन आके यहाँ पे खड़ी हो गई, और जो स्टेशन मास्टर है उसको ये नहीं पता चला, एक और ट्रेन इसके पीछे आ रही थी, स्टेशन मास्टर को उसका ट्रैक नहीं कर पाया कि वो कहाँ पे है, और उसने उसको रेड सिग्नल यहाँ नहीं दिखा पाया, और वो ट्रेन यहाँ जाके इससे भिड़ गई और एक्सीडेंट हो गया। इस तरीके के कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम सही से काम नहीं करता या डिले हो जाए, है ना। तो मेजर गोल इसका क्या है कि फिक्स टाइम कांस्टेंट, यानी कि इसमें हमको समय का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, जो कि हम लोग को बेसिकली अपनी लाइफ में भी रखना चाहिए, है ना। तो टाइम इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, टाइम से हम खेल नहीं सकते रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी टाइम की डेडलाइन के बेसिस पे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें से पहला है हमारा हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें डेडलाइन बहुत टाइट होती है, जैसे कि हमारी फ्लाइट ट्रैकिंग, ट्रेन ट्रैकिंग वगैरह में, जहां पे हम डिले को नहीं कर सकते, चीजों को तुरंत का तुरंत हमको पता चलना चाहिए, ये जरूरी है, वो हमारे हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। लेकिन फिर भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में भी एक ऐसा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। उसमें हमारा कुछ हद तक डिले पॉसिबल हो सकता है, जैसे कि क्रिकेट मैच चल रहा है ना। इसमें मान लीजिए कि अगर कोई थोड़ा सा डिले हो भी जाता है तो हमको उतना फर्क नहीं पड़ता, वो सॉफ्टनेस उसको प्रोवाइड करता है। ठीक, यानी कि थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो हमसे यहाँ पे कह रहा है कि इसको सॉफ्टनेस हम यहाँ पे थोड़ा सा सॉफ्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ज्यादा हार्ड नहीं हो रहे, ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हो रहे। ठीक, थोड़ा सा डिले हो जाए तो चल जाएगा। तो ये हमारे सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। अब इसके भी कुछ हमारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं, जैसे कि इट अलाउ फास्ट शिफ्टिंग प्रोसेस फ्रॉम वन टास्क टू अनदर टास्क। यहाँ पे शिफ्टिंग ऑफ द प्रोसेस ज्यादा जल्दी होता है, यानी कि एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस या एक टास्क से दूसरे टास्क में हम बहुत जल्दी स्विच कर पाते हैं। ठीक, दूसरा, बेस्ट मेमोरी एलोकेशन। मेमोरी एलोकेशन बहुत अच्छे से होता है इसमें, क्योंकि आप जानते हो अगर मेमोरी एलोकेशन अच्छे से नहीं होगा और हमारे जितने भी प्रोसेसर्स हैं वो पहले मेमोरी में आते हैं, और उसके बाद फिर हमारा मतलब कि सीपीयू उस पर काम कर पाता है। तो मेमोरी एलोकेशन होना बहुत जरूरी है, और वो बहुत अच्छे से होना जरूरी है ताकि डिले ना हो हमारी चीजों में, है ना। तो मेमोरी एलोकेशन बहुत अच्छा होता है। सीपीयू कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि रियल टाइम है और तुरंत काम मतलब कि जैसे आ रहा है वैसे ही हो रहा है, जैसे ही आ रहा है वैसे ही होता चला जा रहा है, तो वो हमारा मैक्सिमम कंजम्पशन ऑफ सीपीयू यहाँ पे हमको दिखाता है। इसके बाद आता है हमारा डिसएडवांटेजेस। दे हैव कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम दैट आर नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे जो एल्गोरिदम इस पे लगाई जाती हैं काम करने के लिए, वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं, आसानी से समझी नहीं जाती, क्योंकि आप जान रहे हो कि तुरंत का तुरंत काम हो रहा है और लगातार काम हो रहा है, और टाइम डिले को कम से कम रखने के लिए हम जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे हैं, उसको समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी तो होगी, कॉम्प्लेक्स तो होगा ही। जो लो प्रायोरिटी के टास्क होते हैं वो हमारे थोड़े डिलेड होते हैं, यानी कि उसको हम डिले कर सकते हैं। हाई प्रायोरिटी वाले पे हम ज्यादा फोकस करते हैं, ये इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पहले करो। लो प्रायोरिटी वाले को बाद में कर लेंगे। तो एक तो इसका ये डिसएडवांटेज होता है।
ठीक है, तो ये था हमारा आज का टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का लेक्चर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। होपफुली आपको आज की सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू।